हम लोग देखते हैं एमपीएससी 001 इकाई 3 उद्देश्य और निर्धारक के तहत 3.2 भारत की विदेश नीति उद्देश्य और सिद्धांत। दरअसल जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्वाह करने का, अपनी नीति को प्रदर्शित करने का एक उपाय होता है, एक धारणा होती है, एक निरंतरशील प्रक्रिया के रूप में यह स्थापित हो जाती है, जो कि एक दूसरे को प्रभावित करती है। हम अपने संबंध किसी देश के साथ किस प्रकार रखना चाहते हैं, यह हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है, महत्वपूर्ण आधार हो जाता है और इसमें कई एक कारक प्रभावित करते हैं। और हम जानते हैं कि विदेश नीति तय करने में हमारे समकालीन परिवेश की बात तो होती है, वहीं हम अपनी मान्यता, अपनी मूल्य, अपनी ऐतिहासिक संस्कृति, सभ्यता, चेतन, अपचेतन बातों को भूल नहीं सकते। उन आदर्शों को, उस आकांक्षाओं को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी नीति को बनाए रखते हैं। और भारत की विदेश नीति के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही जिन उद्देश्यों को रेखांकित किया था, जिन आदर्शों के सहारे चलना आदर्श माना था, उन्हें आगे भी वे स्थान देते रहे। और यही कारण रहा कि हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ बाहरी सुरक्षा को भी प्रोत्साहित करना रहा। और इन सब के मद्देनजर आप जानते हैं कि विदेश नीति हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले किसी देश के लिए राष्ट्रीय हित महत्व रखता है। और भारत ने भी अपनी विदेश नीति तय करने में, विदेश नीति का क्रियान्वयन करने में अपने राष्ट्रीय हित को महत्व दिया है, राष्ट्रीय हित का महत्व समझा है और इसे निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया है। भारत ने एक लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन से स्वयं को त्रस्त पाया है और यही कारण रहा कि विदेश नीति के निर्माण में भी, विदेश नीति के क्रियान्वयन में भी भारत ने अपनी नीति को इस तरह स्थापित किया कि भारत की तरह अन्य कोई भी राष्ट्र औपनिवेशिक शासन से त्रस्त नहीं हो, उनकी भी विदेश नीति स्वतंत्र हो, वो भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। और भारत ने तो हर एक राष्ट्रों के साथ मित्रता पूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, चाहे वह शक्तिशाली राष्ट्र हो या कमजोर राष्ट्र हो। हम यह भी देखते हैं कि दोनों विश्व युद्ध के दौरान जहां दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र उसमें जूझते रहे, अपने आप को उसमें झोंकते रहे, वहीं भारत ने हमेशा इन युद्धों से बचने का प्रयास किया। हालांकि औपनिवेशिक राज्य के होने के कारण भारत उतना नहीं कर सका था, ये मजबूर था उस समय। लेकिन उसके बाद की स्थिति में भी देखते हैं, अगर हम शीत युद्ध के ही काल में देखें तो भारत न केवल खुद को बचाने का प्रयास किया, बल्कि दोनों राष्ट्र भी आपस में नहीं भिड़े, अन्य सारे राष्ट्र भी किसी गुट में सम्मिलित नहीं हो, इस संदर्भ में भी भारत ने काम किया। हम यह भी देखते हैं कि अगर भारत किसी गुट का सदस्य हो जाता तो फिर अपनी विदेश नीति में वह स्वतंत्रता नहीं रह पाती जो कि भारत की रही। भारत ने यही कारण रहा कि एशिया अफ्रीका के जितने भी देश थे, वे उपनिवेशवादी विरोधी और साम्राज्य विरोधी संघर्ष को भारत ने हमेशा उन्हें समर्थन दिया। और भारतीय विदेश नीति का मूल अगर हम देखें तो इतिहास, संस्कृति इनमें भी मिलती है। और भारतीय विदेश नीति के निर्माण के समय उस समय सिद्धांतकारों को, नियंताओं को, सरकार को एक तरह से अपनी विदेश नीति, अपनी जो नीति बनाते उसके लिए अपनी पूर्व विरासत मौजूद थी। उनके पास सम्राट अशोक जैसी बौद्ध परंपरा मौजूद थी और कौटिल्य जैसे यथार्थवादी राजनेता का आदर्श मौजूद था, जो कि युद्ध को शक्ति और विदेश नीति का प्रमुख साधन मानता था। वहीं हम यह भी देखते हैं कि अशोक ने अपनी विदेश नीति के निर्धारण में स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों पर बल दिया और कहीं न कहीं नेहरू पर भी उसका प्रभाव पड़ा। नेहरू ने भी सम्राट अशोक के मार्ग पर चलने का आदर्श स्थापित किया। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का पालन करती है।
भारत ने हमेशा ऐसा प्रयास किया कि उसके विदेश नीति में कोई भेदभाव नहीं दिखे, नहीं रहे और नहीं दिखे और सभी लोगों को समान अधिकार की प्राप्ति हो। इस प्रकार की अपनी वचनबद्धता का वो पालन करते रहे। हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जैसी घृणित नीति रही और भारत ने हमेशा उसका विरोध किया। भारत ने हमेशा यह भी प्रयास किया कि भारतीय मूल के नागरिक चाहे वो जहां भी रहे वहां वो समानता के अधिकार का संरक्षण उन्हें भी मिले, कानून का पालन वे भी करें और तमाम अधिकार कानून के तहत उन्हें भी मिले। हम यह भी देखते हैं कि कोई भी शोषित राष्ट्र रही तो उनकी जनता और उस राष्ट्र के विकास को प्रोत्साहित करना, उनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा और भारत ने औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों से भी हमेशा अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। ऐसा इसलिए कि उसकी मदद उससे मिलती रहे और स्वयं की जरूरत भी पूरी हो और जो नए नए राष्ट्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनमें भी स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी पाई हो। और यही कारण रहा कि भारतीय विदेश नीति ने अपना प्रमुख लक्ष्य एक न्याय संगत आर्थिक सामाजिक विश्व व्यवस्था को रखा और जो कि विश्व से अन्य किसी प्रकार की अशांति को समाप्त करने में सहायक हो। एक और जहां भारत ने व्यवहारिक कदम उठाए वहीं सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें तो भारत ने बल प्रयोग से दूर रहने के सिद्धांत पर अटल रहा। इसके लिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अमल में लाया। ऐसे सैद्धांतिक बातें न केवल कागजों में रही बल्कि भारत ने इसे व्यवहारिक रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करने के प्रयास किए। अन्य राष्ट्रों के तनाव कम करने के प्रयास किए। इसके लिए व्यवहारिक रूप में भारत ने वार्ता को स्थान दिया, संधि को स्थान दिया, समझौता को स्थान दिया, कूटनीति जैसे तरीकों को भारत ने बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में भारत निरंतर सहयोग करता रहा, प्रयत्नशील रहा और संयुक्त राष्ट्र संघ के तले उस वैश्विक संगठन के तले जहां जहां शांति व्यवस्था स्थापित करने में भारत की सहयोग मांगा गया, भारत ने अपनी सेनाएं भी भेजी और क्षेत्रीय संगठनों के तौर पर भी भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा दिया है। अगर हम परमाणु परीक्षण की बात करें तो वहां पर भी भारत ने एक समान नीति की बात कही, कोई इसी प्रकार की विरोधाभासी या ज्यादती की बात नहीं की। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा। हम देखते हैं कि 1954 में भी भारत ने पंचशील सिद्धांत दिया चीन के साथ, चाउ एन लाओ के साथ, कि चीन के पंचशील सिद्धांत जो अनाक्रमण और हस्तक्षेप शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात पर बल देता है, जो कहता है कि हम लोग अपने मामले में आसानी से अपनी बातचीत करके निपटा लेंगे, एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे, सहयोग करेंगे। विदेश नीति के माध्यम से जहां कोई भी राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, हम देखते हैं कि भारत ने ऐसा कभी नहीं किया और भारत ने मानवता के लिहाज से वसुधैव कुटुंबकम की बात को अमल में लाना चाहा, हमेशा इस नीति को ही क्रियान्वित किया। और भारत ने न केवल किसी भी विदेश नीति की बात हो तो वो अपना राष्ट्रीय हित को देखता है, लेकिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय हित को देखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हित को भी देखा, मानव हित को देखा और अपने आप को भू राजनीतिक अवस्थिति के अनुरूप अपनी वचनबद्धता का निर्वहन किया। हम देखते हैं कोरोना काल में भी देखा कि जब टीके की बात आई तो भारत ने बिना किसी लेट लतीफी के, बिना किसी आर्थिक लोभ लालच के अन्य सहयोगी पड़ोसी राष्ट्रों को भी वो उपलब्ध कराया। भारत ने ऐसी कोई बात नहीं रही है जो कि सिद्धांत और व्यवहार में अलग अलग दिखे, बल्कि अपने हितों के साथ साथ दूसरों की भी हित की बात, स्वतंत्रता की बात भारत हमेशा करता रहा है और अपनी ऐतिहासिक दृष्टि के साथ साथ समकालीन दृष्टि में भी भारत में निरंतर उस नीति का पालन हुआ है, निर्वाह हुआ है। आदर्शवादी नीति का पालन हुआ है। नैतिकवादी मूल्य को विदेश नीति में भी अपना हमेशा स्थान दिया गया है। इसमें कभी किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। हम ये कह सकते हैं कि विदेश नीति के साथ साथ अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास और विश्व व्यवस्था को हमेशा सकारात्मक संदर्भ में भारत ने इसका निर्वाह किया है। अपनी विदेश नीति के माध्यम से शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास हमेशा करते रहा है। कानून सम्मत
नीति का क्रियान्वयन करते रहा है और विश्व समुदाय के साथ-साथ अपने किसी भी पड़ोसी राष्ट्र या किसी भी दुनिया में किसी भी राष्ट्र के साथ भारत हमेशा शांति के साथ हम ये अपनी कह नीति सकते को हैं कि क्रियान्वित विदेश नीति किया है, करते रहा है। के साथ-साथ अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास और विश्व व्यवस्था को हमेशा सकारात्मक संदर्भ में भारत ने इसका निर्वाह किया है। अपनी विदेश नीति के माध्यम से शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास हमेशा करते रहा है। कानून सम्मत नीति का क्रियान्वयन करते रहा है और विश्व समुदाय के साथ-साथ अपने किसी भी पड़ोसी राष्ट्र या किसी भी दुनिया में किसी भी राष्ट्र के साथ भारत हमेशा शांति के साथ अपनी नीति को क्रियान्वित किया है, करते रहा है।